हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड विद रैपिड मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज जेल प्रहरी 3 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 2 की एनालिसिस करेंगे अपन मैथ्स पार्ट की। जैसा कि आप देख रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स, इसका हम आपको मैथमेटिक्स पहला क्वेश्चन कैंसिल दिया है, लेकिन क्यों कैंसिल है मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, यदि ABC एक वृत्त का चाप है एवं कोण ABC 135 डिग्री है तो परिधि से चाप ABC का अनुपात क्या है। अपन देखो, एक वृत्त है कोई, अगर इस पे जैसे केंद्र से ये चाप बनेगा कोई, है ना, यहाँ पे ये जो इसको बोलते हैं ये क्या होगा, छोटा चाप होगा, है ना। चाप पे कितना कोण है 135। ये वाला जो कोण है, जैसे इसको A B और C, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 135 डिग्री बन रहा है। उसने ये कहा है ये चाप की लंबाई होगी। अगर पूरे कोण की बात करें, अगर चारों तरफ के कोण का मान होगा तो कितना हुआ 360 डिग्री होता है। चारों तरफ अगर इस तरीके से आप घूम जाओगे 90 90 90 और 90 तो कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। तो 135 तो इसका है और पूरे परिधि का क्या होगा 360 डिग्री होगा। जब कोण इतना है तो उसकी जो परिधि की जो लंबाई का अनुपात होगा वो भी उसी अनुपात में होगा। तो परिधि का कोण क्या है भाई, परिधि का 360 है पूरा और इसका कितना है 135। उसने कहा परिधि से चाप ABC का अनुपात निकालो। तो जिस अनुपात में कोण होगा उसी अनुपात में उसकी लंबाई होगी, है ना। इसको मैं काट देता हूँ। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 से 9 3 27, 9 8 72, यानी अनुपात क्या आ जाएगा 8:3 अनुपात हो जाएगा। तो इसमें एक भी ऑप्शन दिया नहीं है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा 8:3 हो जाएगा। जब 8 अगर परिधि की लंबाई होगी टोटल, तो 3 क्या होगी उसके चाप की लंबाई हो जाएगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हो, अगर समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में अब इन चीज़ों को सुधारा जा सके, इन चीज़ों का आपको डिस्कशन दिया जा सके। फिर भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी की प्रॉब्लम्स आएंगी तो, है ना, प्रॉब्लम की वीडियो फिर भी रेडी करूँगा मैं आपको, है ना। हाँ, एक वृत्त की ज्या इसकी त्रिज्या के समान है। वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा आंतरिक कोण कितना है। वृत्त की ज्या क्या है, कोण होती है, यानी जीवा को बोल रहे हैं यहाँ पे। एक कोई वृत्त है, ठीक है, उसने कहा इसकी त्रिज्या के समान है। जैसे जो जीवा है वो किसके बराबर है, वो त्रिज्या के बराबर है। इस तरीके से जा रहेगी और इसका मैं यूँ खींचूँ, इसमें क्या सिलेक्ट हो जाता है तो थोड़ा मुझे चित्र को पहले बनाना पड़ता है उसको, है ना। ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है, इसलिए रुकें। आप देख रहे हो कि मैंने ये चित्र बना दिया है, उसमें वो सिलेक्ट हो रहा था तो उसकी बन नहीं रहा था। मैंने देखा, देखो ये आर है, ये आर है। उसने कहा इसकी त्रिज्या के समान है ज्या, क्या कोण, यानी जीवा है उसकी त्रिज्या के, यानी ये भी आर है, यानी ये तीनों अगर आर आर हैं तो फिर ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा। इस कोण की बात करें अपन, इस वाले कोण की, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। ऐसे में AOB मान लूँ तो कोण O बराबर 60 होगा, क्योंकि अब अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो कोण क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसलिए क्या हो जाएगा तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री के तीनों कोण हो जाएंगे। अब उसने कहा वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा आंतरिक कोण क्या है। वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा, तो ये कोण ये बनेगा, यहाँ से ये वाला ये कोण ऐसे बनेगा। इसको मैं बना देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये मैंने चित्र बना दिया है AB। तो ये जो लघुचाप होगा, ये वाला जो AB है वो लघुचाप है, तो इधर ये कोण बनाएगा जो ये C पे यहाँ पे जो कोण बनाएगा, मैं यूँ कहूँ कि कोण ACB क्या होगा, यही पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। क्या पूछा है, AC और B वाला कोण पूछा है। हमें पता है कि जो AOB है, AOB कोण क्या है, AOB कोण क्या है 60 है, क्योंकि 60 के हैं। अगर AOB 60 है तो मैं अगर इस वाले चाप की बात करूं, इधर की बात करूं मैं, इधर की पीछे की, तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 होता है कि नहीं होता। तो उधर का कितना हो जाएगा AOB, बड़े चाप की बात करें AOB का, तो कितना हो जाएगा 360 में से 60 गया तो 300 कोण।
अगर ए ओ बी इधर 300 है तो आपने पढ़ा होगा कि परिकेंद्र में केंद्र में क्या होता है, इसका ये जो कोण होता है वो कितना होता है, दोगुना होता है। यानी ए सी बी का कोण क्या होगा, ये वाला दोगुना होगा। यानी अगर वो 300 है तो फिर ये कोण ए सी बी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्या होता है, दोगुना होता है, जैसा कि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से इसकी बात करें अपन, जब ये चीज़ें पता होता है कि हमें ये कितना दिया है 60 है तो ये सभी बराबर हो जाएंगे ए ओ बी। फिर 60 है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 300, और 300 का क्या होगा, आधा होगा ये कोण। ये कोण कितना होता है 300 का ए सी बी आधा होता है। या हम इस चित्र को ऐसे ऊपर की तरफ बनता है, आपको ऐसे देखा होगा ऐसे, ठीक है, एक केंद्र पे बनता है तो ये इससे क्या हो जाता है, इसका ये दोगुना हो जाता है। एक ही उस पे बनते हैं तो, है ना, कितना हो जाए, एक ही कोण पे अगर कोण बनते हैं केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दोगुना होता है। केंद्र से किसी चाप पर, जैसे एक ही जीवा पर, ऐसे इसकी लैंग्वेज बनाए तो एक ही जीवा पर बने दो कोण, तो जो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो किस चाप पे जो कोण बनेगा उसका क्या होता है, दोगुना होता है। यानी यहाँ से चाप पे कोण बन रहा है ए सी बी, और यहाँ केंद्र पे बन रहा है, एक ही दिशा बन रहा है कोण पे, तो क्या होगा, ये दोगुना होगा। चाहे एक ही तरफ बने या अलग अलग तरफ बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप जरूर पूछें, है ना। वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 7925 में से घटाना चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते हैं अपन, उसको ये देखेंगे कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या घटाने की बात होती है, तो घटाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से निकालेंगे और जो शेष बचेगा उसको अपन हटा देंगे। तो 7925 का भाग विधि से कैसे निकालते हैं देख लें एक बार। इधर से जोड़ा बन है, पॉइंट के इधर जोड़ा बनेगा, पॉइंट के इधर जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बन गया, क्या हो जाएगा 8 बार 8 8 64, 5 1 8 16, ठीक है। अब क्या होगा 25 उतार लिए। अब हमें 16 के बगल में 1 रखो, 1 से गुणा करो, 16 के बगल में 2 रखो, 2 से गुणा करो, 3 रखो, 3 से गुणा करो। अब 16 नंबर 144 होता है, ये 152 हो रहा है, तो कम से कम 9 बार लगभग, तो मैंने 9 रख दिया यहाँ। 9 से गुणा किया, 9 नंबर 81, 8 9 6 54, 8 62 की 2 हासिल की, 6 9 का 9 6 15, कितना हो जाएगा 4 बचेगा। यानी ये हमारा जो 4 बच रहा है वो क्या है, रिमाइंडर है, यानी शेष क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अगर शेष हमारे पास 4 बच रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 7925 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो 7921 बच जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होगा, 89 का स्क्वायर होगा। यानी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या घटाने पर, 4 घटाने पर क्या बन जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस ऐसे अगर घटाने की बात कहता है या जोड़ने की बात कहता है तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन भाग विधि से करते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बिंदु 4, इस रेखा पर स्थित नहीं होता है। तो हमें क्या दिया है, x, y दिया है, कितना दिया है 4, -3। यानी इसका मतलब ये है कि x = 4 है और y = -3 है। मैंने इसमें रखा, पहले में आप मान रखो कि हर समीकरण में, और जो अगर संतुष्ट नहीं होता है वही आपका इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। जैसे मैंने पहले में रखा 2 × 4 + 3 × -3 + 1। मैंने देखा, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, और ये माइनस के 9, यानी 0 हो जाएगा, यानी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी इस रेखा पर स्थित है। जैसे दूसरा देखा मैंने, x = 4 + 2 × -3 + 2 = देखो 3 दूनी 6, माइनस के 6 और 4 और 2 6, 0 हो जाएगा, यानी इसको रेखा को संतुष्ट कर रहा है। अब मैं इसको देखूं, x = 4 -3 -1, तो क्या हो जाएगा 4 - 4 = 0, यानी इसको भी संतुष्ट कर रहा है। इसको देखा मैंने, x = 4 माइनस, देखो अब माइनस के 3 + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे इन तीनों में क्या आया था, 0 0 आया था, इसलिए इस रेखा को क्या कर रहा था, वो संतुष्ट कर रहा था। क्वेश्चन में ये पूछा था इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो नहीं किस रेखा पर है, x - y + 1 पर नहीं है, क्योंकि इसमें जब हमने x और y के मान रखे तो वो उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ मान आ रहा है उसके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
ये देखें, अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है। ठीक है, एक बेलन है, उसको पिघला रहे हैं, इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, गेंदों की संख्या क्या है? हमें पता है अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले, यानी जो त्रिज्या है, मैं यूं कहूं कि अगर मैं त्रिज्या r = x मान लूं, ठीक है, तो जो हाइट होगी वो 8x होगी। अब उसमें से बेलनाकार रॉड को पिघला के अपन क्या कर रहे हैं, उसके आयतन जब पिघलाएंगे तो उसका आयतन अपने पास आएगा, आयतन आएगा। इसे एक समान त्रिज्या वाले अगर गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है तो फिर क्या होगा, अब उस त्रिज्या को जो माल होगा अपना, तो उसको किस में ढाल रहे हैं अपन, गोलाकार में, यानी फिर गोले का आयतन बनेगा, छोटी छोटी गोलियों का आयतन बनेगा। तो गेंदों की संख्या क्या होगी, यानी जो पहले जो अपना मेटल होगा, जो धातु होगी गल के, उससे ही गोली बनेगी, तो आयतन तो अपना चेंज नहीं होगा, आयतन वही हो रहेगा। लेकिन क्या होगा, आयतन को अपन डिवाइड कर देंगे, किसमें, टोटल आयतन को हम गोलों में, छोटी छोटी गोलियों में अपन उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो कितनी गोली बनेगी, कितनी गोली होंगी, उसके लिए क्या होगा, टोटल आयतन अपॉन एक गोली का आयतन। तो टोटल आयतन क्या होगा भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, पाई r का मान क्या है x² इंटू h का मान क्या है 8x अपॉन। अब गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का मान क्या है, देखो उसने कहा समान त्रिज्या वाले, तो r का मान x ही होगा, तो x² 4/3 पाई r क्यूब। देखो उसने कहा 4/3 पाई r क्यू होता है, आयतन क्या होता है, क्यू में होता है, x² x क्यू हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, है ना, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? तो अब क्या करना है अपन को, केवल काटना है, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 2 x क्यू है ये कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर है तो 2 × 3 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 गेंदें अपने पास मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जब किसी चीज़ को पिघलाया जाता है, या बाल्टी है, या किसी चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आयतन जुड़ता है ना, क्षेत्रफल नहीं जुड़ता, उसमें जो मटेरियल का जो वजन है, वेट है, वो चीज़ें जुड़ती हैं। जैसे कि बाल्टी की बात करेंगे तो उसमें जो पानी भरा हुआ है वो उसका आयतन हो जाता है ना। तो यहाँ पे आयतन को ही चेंज कर रहे हैं, केवल क्या हो रहा है, उसको पिघला के अपन दूसरे रूप में चेंज कर रहे हैं। पहले वो बड़ा था, अब क्या कर रहे हैं अपन ने, गोली बना ली उसकी, ठीक है। तो टोटल आयतन अपॉन एक गोली का आयतन, तो कितनी गोली बन जाएंगी, 6 गोली अपने पास रेडी हो जाएंगे उसके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 21, 22, 25, 26 x + 4 35, 38, 39 और 40 को मध्यिका मीडियन 30 है, तब छठा प्रेक्षण क्या है। मध्यिका क्या होता है, देखो कितना है, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 है। इसमें पहले से ही लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो बीच वाले नंबर ले लेंगे अपन। बीच वाले नंबर कौन से हैं, या तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 इधर से छोड़ा मैंने, ठीक है, 4 इधर से छोड़ा, तो बीच वाला नंबर क्या होगा, x + 4 बटे 2 नंबर है, 2 का भाग दे दो, अपन किसके बराबर होगा, 30 होगा मीडियन के लिए, ठीक है। बीच वाले नंबरों को जोड़ के भाग दे दिया, तो x प्लस यानी 2x + 4 = 60 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 56/2, यानी x = हो जाएगा अपना 28। अब उसने कहा क्वेश्चन में कि छठा प्रेक्षण क्या है, आप बताओ। देखो ये कौन सा है, x ये है, तो 28 4 32 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा। छठा कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 32 अपना छठा प्रेक्षण है। कौन सा प्रेक्षण है, 32 अपना छठा प्रेक्षण है, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखे और बीच वाला नंबर्स अपना मीडियन होता है। लेकिन इसमें क्या है, 10 संख्या है, तो कौन सा, 5वां 6वां ले लेंगे। अगर 9 होती तो 5वां नंबर आ जाता है, ठीक है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में रख के अपन इसका मीडियन निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, एक पुष्प प्रदर्शनी के लिए 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है। ज्ञात करें कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे, एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी ज्ञात करें। देखो ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जितनी पंक्ति हैं, जैसे ये पंक्ति हैं, कितने गुलाब हैं हमें नहीं पता, तो उतनी ही पंक्ति होना चाहिए, जितने गुलाब हैं उतनी ही पंक्ति होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। आप ये बताओ, और दोनों तरफ बराबर होगा तो क्या मतलब होगा, यानी 4/4 है, 5/5 है, 6/6 है, 7/7 है, तो क्या बन जाता है, एकदम से स्क्वायर बन जाता है। समझ में आ रहा है,
भाई ऐसे कहा कि ऐसे भी 4 हैं, ऐसे भी 4 हैं, या ऐसे भी 8 हैं, ऐसे भी 8 हैं, ऐसे भी 9 हैं, ऐसे भी 9, तो 9/9, 4/4, 5/5, तो क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर बन जाएगा। अब उसने कहा इस तरीके से रखने के बाद क्या हो रहा है, इस तरह व्यवस्था, गुलाब बच जाएंगे। अब शेष बच रहा है कुछ ना कुछ, एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी ज्ञात करो, तो अपन को इसका क्या करना पड़ेगा, फिर अपन स्क्वायर निकालेंगे, किससे, भाग विधि से, क्योंकि यहाँ पे शेष बच रहा है। अगर एग्जैक्ट स्क्वायर होता तो अपन सीधा स्क्वायर निकाल सकते थे, फिर किससे निकालेंगे, भाग विधि से, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि शेष क्या बच रहा है अपने पास, है ना। तो इधर से जोड़ा बनाते हैं पॉइंट की तरफ से, तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर रखूँ मैं, इसको इधर रख दूँ थोड़ा, 3 है ना, 9, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 में 14 में से 9 हो गई तो 500 हो जाएगा, 3 3 6। अब देखो 6 के बगल में 8 रखो, 8 से गुणा करो, 6 के बगल में 5 रखो, 5 से गुणा करो, 6 के बगल में 3 रखो, 3 से गुणा करो, 6 के बगल में 1 रखो, 1 से गुणा करो। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो मैंने रखा 6 7 42, 6 48, 8 फिर 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा, या तो 8 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा। मैंने देखा 7 से देखूँ, पहले 7 से देख लूँ या 8 से देख लूँ, ठीक है। 7 से देखा मैंने, 749, 7 यहाँ रख दूँ, 749 की 9 हासिल की 4 और 7 6 के 42 और 4 46, यानी 469। कितना बचेगा फिर, 31 बचेगा। कितना बचा, शेष कितना बचा अपने पास, 31 बचा, यानी 37 बार गया और 31 शेष बचा। क्या हुआ, 37 बार गया और 31 शेष बचा अपने पास, तो क्या हो जाएगा, 31 37 अपना आंसर हो जाएगा। यानी 37/37 की तो लाइन बनेंगी, यानी 37 इधर गमले होंगे, लाभ होंगे, तो 37 इधर होंगे और 31 शेष बच जाएंगे अपने, क्योंकि 31 शेष बच रहे हैं, अगर 37 होते तो उनका जोड़ा बन जाता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो रहा है, 31 37। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लें, थोड़ा समझ लें। 2 पासों को एक साथ लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाला उत्पाद एक विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है। आप बताओ, देखो 2 पासे होते हैं, पासे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पासा एक घन का काम करता है, जो कि लूडो वगैरह में आप लोग खेलते हैं। तो पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो जो फलक होते हैं, एक फलक पे 1 ऐसे लिखा हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 पासे होंगे तो पहली जगह 1 2 3 4 5 6। ये हाँ, जब 2 पासे एक साथ डाले जाते हैं तो जो इसकी टोटल प्रायिकता बनती है, यानी टोटल कितने तरीके से आ सकता है, तो वो टोटल होता है 36। टोटल जो घटना घटेंगी, टोटल घटना की बात करें, कुल घटनाओं की, तो वो कितनी होंगी, 36 होंगी। वो कैसे होंगी ये बता देता हूँ। देखो, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 सकता है, 1 के साथ में 1 आ सकता है, 1 के साथ में 2 3 4 5 6, यानी 1 के साथ में ये 6 आ सकते हैं, क्योंकि दोनों को छाल रहे हैं। फिर ऐसे ही 2 के साथ में ये 6 आ सकते हैं, 3 के साथ में 6 आ सकते हैं, 4 के साथ में 6, 5 के साथ में 6, 6 के साथ में 6, यानी टोटल क्या हो जाता है, 6 36। तो टोटल घटनाएं 36 हो गई। अब हमको वो घटनाएं निकालनी है जो एक विषम संख्या है, यानी इनका जो योग होगा वो विषम संख्या है। अब देखो विषम वाली घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, आप थोड़ा इमेज करेंगे। देखो विषम कब आएगा, विषम जब आएगा जब आप, देखो अगर मैं यूं कहूं कि विषम और विषम को जोड़ोगे तो सम बनेगा, ठीक है। सम और विषम को जोड़ने पर, सम और विषम, इवन प्लस ऑड, सम और विषम को जोड़ने पर ही विषम बनेगा, ऑड बनेगा, है ना। क्योंकि सम और सम को जोड़ेंगे आप, सम और 4 6 10 6 तो सम बनेगा। हमें विषम चाहिए, तो विषम कब बनेगा, जब आप विषम के साथ सम जोड़ोगे। तो विषम के साथ सब कब जुड़ेगा, देखो 1 के साथ 2 जुड़ेगा, विषम आएगा, 2 1 3। 1 के साथ 4 जुड़ेगा, 4 1 5 आएगा। 1 के साथ 6 जुड़ेगा, यानी 3 हो गए, यानी 1 2 1 4 और 1 6, है ना। अब देखो फिर क्या होगा, आगे की बात करें अपन, तो 3 के साथ 2 होगा, 3 के साथ 4 होगा, 3 के साथ 6 होगा, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, 3 ये हो गए। दूसरा क्या होगा, 5 के साथ 2 होगा, 5 के साथ 4 होगा, 5 के साथ 6 होगा, यानी 3 3 6 3 तरह के 9। कितने हो जाएंगे, विषम की जो घटनाएं घटेंगी वो कितनी हो जाएंगी, 9 होंगी। प्रोबेबिलिटी के क्या करते हैं कि संभावनाओं की घटना 9 अपॉन कुल घटनाएं, कुल n/n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन को देखना है कितनी घटना घट रही है, हमारी 9 घटना घट रही है जो कि इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। और टोटल घटनाएं कितनी है, 36 है। तो कितना हो जाएगा, 9/36, यानी 9 × 9
चौके 36, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 1/4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये देखना है, देखो कि टोटल घटनाएं कितनी घट रही हैं, पहले तो आप ये देखोगे, फिर जो हमें पूछ रहा है वो घटनाएं कितनी घट रही हैं। संभावित घटनाएं इतनी हैं, टोटल घटनाएं इतनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/36, यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखें, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। त्रिभुज है, देखो इस तरीके से कोई त्रिभुज बना है, आप देखोगे यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में ये समकोण बना दिए, कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। कर्ण का वर्ग, कर्ण को मैं यार a मान लूं तो a² हो जाएगा। तो ये क्या है, इन भुजाओं के अन्य भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। अगर यूं कहूं मैं, जैसे ये x है और ये x है, तो इन दोनों के गुणनफल का x × x का क्या है, 2 गुना है, यानी क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2x² क्या है भाई, अगर मैं वैसे बात करूं कि समकोण त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा a² = x² + x², यही तो होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर, यानी a² बराबर, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 2x², यही तो होगा। तो यही बात तो यहाँ पे हो रही है। उसने कहा कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग a² अन्य भुजाओं x के गुणनफल का 2 गुना है। तो 2 गुना कर दिया, तो मैंने देखा x² 2x², यानी a² = 2x² हो जाए। यहाँ पे भी 2x² है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्या समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर है, नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, तीसरा 30 60 90 वाला, तो भाई 30 60 90 का नहीं कह सकते, हो सकता है ये 45 हो, ये 45 हो, 60 हो, 30 हो, कुछ भी हो सकता है, इसका क्लियर नहीं है। लेकिन समद्विबाहु है, देखो समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं उसकी बराबर हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन अपन को देखनी होती है कि कौन सी कंडीशन कहाँ पे फिट हो रही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक आयत है, AB + BC, देखो ABCD क्या है, एक आयत है, इस तरीके से, ऐसे ABCD क्या है, आयत है, और उसमें आपको क्या दिया है, A B C D, ठीक है। AB + BC अपन को 14 दिया है, AC + BD, तो देखो ये क्या बनेगा, ये कर्ण है AC और BD, यानी AC और BD क्या है, कर्ण है। और इनके जो कोण होते हैं आयत के, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D = 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, कोण B अगर 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाला जो कर्ण बनेगा AC बनेगा, तो वो क्या होगा, कर्ण होगा। और AC अगर कर्ण होगा, AC अगर कर्ण है, तो उसने कहा इन दोनों का योग AB + BC, देखो AB + BC = 14 है। अच्छा, आयत में कर्ण बराबर होते हैं, AC बराबर होता है BD। आयत के विकर्ण, जो विकर्ण होते हैं, सॉरी आयत के विकर्ण बोलेंगे, त्रिभुज का कर्ण होता है, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC बराबर क्या होगा, BD होगा। और AC + BD बराबर क्या है, अपन को AC + BD बराबर, अपन को अगर 20 दिया है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या यूं कहूं कि AC बराबर 10 हो जाएगा, बराबर BD हो जाएगा, यानी BD बराबर भी 10 हो जाएगा। यानी AC बराबर 10 बराबर BD, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इसका अगर कर्ण 10 है, आप देख रहे हो कि अगर इसका कर्ण जैसे 10 है, ये भी 10 है, तो अपन को इन दोनों का योग बात करूं या इन दोनों के योग की बात करूं, तो ये क्या है, 14 है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है कि भाई 10 वाली क्या होता है, 10 8 6 होता है ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो यानी 10 8 6 की ट्रिपलेट बनेगी। तो हमें पता है कि या तो भुजा 8 होगी या 6 होगी। ऑप्शन में देखा 8 भुजा होगी, है ना, क्योंकि या तो 6 ये होगी या 6 ये होगी, एक ना एक होगी। तो अपन को क्या है, ऑप्शन में एक ही दिया है, तो अपन इसको BC कितनी हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, तो फिर ये 6 हो जाएगी। या 6 ये भी हो सकती है, 8 ही हो सकती है ना। 10 8 6 14 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अपन को पता है 10 की ट्रिपलेट में क्या बनता है। नहीं तो आप क्या करोगे, फिर ना तो इसका पता चलेगा ना इसका पता चलेगा, ना तो अपन को AB को मालूम है ना BC को मालूम है, फिर AB + BC का होल स्क्वायर बनेगा, उस तरीके से करोगे। इससे बेटर है कि आपको क्या पता है 10 8 6 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है, यानी 3 4 5 वाली, 3 4
5 वाली ट्रिपलेट होती है, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, है ना। एक ही ऑप्शन दिया है 8 वाला, क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता। आप ये बताओ 4 कब नहीं आएगा। मैंने ऑप्शन से देखना है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर करने पर 4 नहीं आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पर 36 होता है, जिससे इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी 1236 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, 4 अंत में नहीं आएगा, ओनली इकाई का अंक चेक करना है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। भाई मूल बिंदु से होकर गुजरती है, इसका मतलब क्या होता है, x और y 0 0 है, यानी ये मूल बिंदु होता है, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, है ना। मूल बिंदु पे क्या होता है, x, y क्या होता है, 0, 0 होता है। हमें अब यहां से निकालना है कि x का मान और y का मान 0 क्या है। हम ये देखते हैं x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 हो जाए, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 हो जाए, तो समीकरण संतुष्ट करेगा। मैंने पहले वाले में रखा, तो 2 इंटू एक्स बराबर 0 रखा, -3y बराबर 0, तो मैंने देखा कि 0 ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, भाग दे दूंगा तो 0, यानी इसको ये संतुष्ट कर रहा है। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 हो रहा है। अगर मैं और चेक करूं तो y बराबर 0 रखूं तो 2x - 3 इंटू 0 बराबर 0, तो 2x बराबर 0 तो x बराबर 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो अपना आंसर होगा। जैसे इसको इनको चेक करोगे आप, जैसे मैंने इसको चेक किया भाई, x बराबर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 5x 0 हो जाएगा, 6y = 4, तो y = 2/3 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 नहीं हो रहा है, तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। मैंने इस प्रकार यहाँ x बराबर 0 रखोगे तो ये कट जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ x बराबर 0 रखूँ तो y बराबर -1 हो जाएगा, या y बराबर 0 रखूँ तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, है ना। तो कौन सा समीकरण को संतुष्ट करेगा, 2x - 3y, जो मूल बिंदु से होकर अगर गुजर रहा है तो उस बिंदु को संतुष्ट करना चाहिए, है ना, तभी आप उसको गुजरने दोगे, है ना। वैसे भी जिंदगी में भी अगर आपका कोई रास्ता है, हमारा सड़क डली हुई है, आप उसको तभी गुजरने दोगे जब वो आपको संतुष्ट करके जाएगा, है ना। अगर आपसे लड़के जाएगा तो आप उसको नहीं गुजरने दोगे। जब चुंगी लगी रहती है, नाका लगा रहता है, तो कब गुजरने देते हैं गाड़ी को, जब वो संतुष्ट कर देता है, पैसे दे देगा पूरे आपको, तब आप गुजरने दोगे। तो यहाँ पे भी यही है, मूल बिंदु से जब भी गुजरेगा जब उसको संतुष्ट कर जाएगा, उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। जो भी पॉइंट होगा, जैसे मूल बिंदु कहा है, अभी एक क्वेश्चन आया था -2,3 है या 4,3 है, क्या ये इस बिंदु से गुजर रहा है, तो उसमें भी क्या करते हैं अपन x और y की वैल्यू पुट करते हैं, और जिसको सेटिस्फाई कर रहा है उससे गुजरेगा, और जिससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उससे वो बिंदु नहीं गुजरेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम है, सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम है, तब समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा सीधा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे A, B, C और D, है ना, थोड़ा ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज। अगर सही से बना है तो थोड़ा समांतर जैसी संख्याएं हो जाती है, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, टेढ़ा बनेगा, है ना, ऐसे, ठीक। ये वाला तो देखो इसमें क्या होता है, कोण A प्लस कोण B, इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, जैसे मैं इसको बताऊं थोड़ा, जो कोण A और कोण B रहते हैं, कोण A प्लस कोण B बराबर क्या होता है, 180 अंश होगा, कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, कोण C प्लस कोण D बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, इस प्रकार होता है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, है ना। अब कोण A बराबर कोण C होगा, कोण B बराबर कोण D होगा। तो मैं यूं कहूं कि अगर कोण A x है, कोण A को x मान लूं और कोण y को अगर मैं y मान लूं, और कोण A को मैं छोटा मान लेता हूं, तो क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटे कोण के दोगुने से 21 कम, यानी सबसे छोटे कोण x के दोगुने से 21 कम क्या है, एक कोण है, यानी दूसरा कोण y होगा केवल, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x - y = 21,
चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप, हमें पता है कि दोनों कोणों का योग, ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इन दोनों का कोणों का योग कितना होता है 180। अगर इन दोनों का कोण 180 है तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 180। अब हमें y दोनों को जोड़ दिया तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 3x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दूं यानी 201, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 छक्के 18 3 सत्ते 21 यानी 67। अब उसने कहा है सबसे बड़े कोण की माप बताओ, भाई एक 67 है, दोनों का कोणों का योग 180 अंश है, तो दूसरा क्या होगा y बराबर 180 माइनस 67 यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 113 डिग्री। ऐसा समझिए समांतर चतुर्भुज का कोण, अच्छा ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्या, कोण ए बराबर कोण बी क्या होता है 180 अंश होता है, कोण ए प्लस कोण बी 180 अंश होता है, ठीक है। एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या होगा y मान लिया मैंने, और x प्लस y बराबर 180 अंश हो जाएगा। उसने कहा सबसे छोटे कोण के दुगने, मैंने x को छोटा माना, इसके दुगने माइनस 21 बराबर किसके होगा y के होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम है ना। तो x बराबर 67 आया और y बराबर 113 यानी 113 आया। अगर वो बड़े कोण की माप कह रहा है तो y 113 है और छोटे कोण की माप 67 है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण ए से 25 अधिक है तथा कोण सी कोण ए के 4 गुना है, जैसे त्रिभुज एबीसी लिखा हुआ है, एबीसी बना देता हूं मैं, ए बी और सी। हाँ अब लिखा है कोण बी कोण ए से 25 अधिक है, देखो कोण बी है ना वो कोण ए से ये 25 अधिक है, ये वाला कोण बी कोण ए से 25 अधिक है। अगर ये 25 अधिक है तो बराबर करने के लिए मुझे इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे कहा तथा कोण सी कोण ए के 4 गुना से 5 अधिक है, कोण सी है, कोण सी कोण ए का 4 गुना, कोण ए का 4 गुना से 5 अधिक है, 5 अधिक कौन है, कोण सी अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा। हमें क्या सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण क्या है आप बताओ, सबसे बड़ा कोण क्या होगा, कोण सी होगा, आपको पता है, क्योंकि कोण बी बराबर कोण ए प्लस 25 है और ये 4 कोण ए प्लस 5 है, तो बी तो बराबर होगा नहीं, कोण सी बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़े कोण की माप क्या है। 2 समीकरण बन गए और हमें तीसरा समीकरण हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 बराबर 180। मैं यहाँ पे आके ए और बी के मान रख दूं, ए के मान रख दूं या बी का मान रख दूं, या मैं यहाँ से बी सी का मान रख दूं तो ए का मान निकालेगा, ए का मान रख देंगे। चलो मैं ए के रूप में लिख देता हूँ सभी को, कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या होगा, कोण ए प्लस 25, कोण ए प्लस 25 प्लस 4 कोण ए है ना, कोण सी का मान 4 कोण ए प्लस 5 बराबर 180, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 2 4 2 6 यानी 6 कोण ए इक्वल टू 25 5 30, तो 180 माइनस 30 यानी 150, है ना। कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन 6 यानी 6 दूनी 12 25 छक्के 150 यानी कोण ए 25 आ गया। हमें देखना है, देखो कोण ए 25 है, हमें कोण सी को चेक करना है, तो कोण सी क्या हो जाएगा 4 × 25 प्लस 5, है ना, तो कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 105। कोण बी को चेक करना है, वैसे यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपको कोण सी बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो कोण बी को आप करोगे तो ये 25 लिखोगे तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। अगर उसने बड़ा कोण पूछा है कोण सी 105 डिग्री हो जाएगा, अगर छोटा कोण पूछा है तो 25 हो जाएगा और बीच का कोण 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमें 3 समीकरण बना दिए, हम कैसे भी जिसका मान निकालना हो उसका निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल है, 3 समीकरण है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला देखें, यदि 2 संपूरक कोणों का अंतर 48 डिग्री है तब बड़ा कोण है। संपूरक कोणों का अंतर है, देखो संपूरक किसे बोलते हैं, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। संपूरक पर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, पूरक पर 90 डिग्री होता है। तो संपूरक है यानी 2 कोण है, 2 कोण ए प्लस बी 2 कोण है, उनका योग क्या होगा फिर 180 डिग्री होगा, और संपूरक पर कोणों का अंतर यानी ए माइनस बी कितना होगा 48 होगा। अगर a प्लस बी 180 है, a माइनस बी 48 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू 18 22 यानी 228, तो a इक्वल टू हो जाएगा 114 डिग्री।
उसने पूछा था तब बड़ा कोण क्या है। अगर एक 114 है तो दूसरे की बात करें तो दोनों का योग 180 अंश होता है ना। दूसरा क्या हो जाएगा 66। बड़े कोण की बात कर रहे हैं तो 114 हो जाएगा और छोटे कोण क्या 66 हो जाएगा। जब 114 है तो यही बड़ा कोण होगा क्योंकि दोनों का योग 180 अंश है, तो वो तो 114 से छोटा होना ही होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो ये लिखा हुआ है आपके पास 1/2 की पावर क्या लिखा है -3। 1/2 की पावर -3 माइनस 2 इंटू 27 की पावर 1/3 2 की पावर 0 प्लस 4/9 की पावर 1/2। हाँ, इसका मतलब क्या है 1/3 का मतलब है घन निकालना किसी चीज का। या मैं यूं लिखूं, देखो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको लिखना चाहो 4 की घात 1/2 लिख दो या √4 लिख दो, या मैं यूं कहूं 8 की घात 1/3 लिख दो या √ में यहाँ 3 लिख दो, यानी क्यों निकालना है 8 लिख दो, एक ही बात है। यहाँ 3 लिखा हुआ है। हाँ, दूसरी बात संख्या है, जब 1/2 की घात -3 है, अगर मैं संख्याओं को पलट दूं तो 2 की घात 3 बन जाएगी। या मैं इसको नीचे ले जाऊं, या मैं यूं कहूं कि 2 की घात -3 है तो इसको 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूं। यानी संख्या पलट देने पर या नीचे लाने पर या ऊपर ले जाने पर जो पावर का चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं 2 की पावर 3, ऊपर गया प्लस का बन गया -2 इंटू। अब देखो 27 है, 27 का अगर घनमूल निकालोगे तो 3 आ जाएगा। 2 की पावर 0, यानी इसका मान क्या होगा 1 होगा। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। ये 4/9 लिखा है, यानी इसका वर्गमूल लेना है तो 2 उसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6 प्लस 2/3 यानी हो जाएगा 2 प्लस 2/3, यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3। 8/3 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। किसी संख्या को अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, घात चेंज हो जाती है। हाँ, दोनों कंडीशन है। या मैं तो 2/1 की पावर -3 लिख सकता हूँ। ठीक है, या मैं यूं लिख सकता हूँ नीचे ले जाके कि 1/2 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है, ये ऊपर चला जाता है तो वो चेंज हो जाता है। संख्या पलटने पर चेंज हो जाता है, नीचे ले जाने पर संख्या का जो पावर होती है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, हाँ रिपीट करके देख सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट करो, है ना, तो उसको दोबारा से देखो, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए भी वीडियो डाल दूंगा, है ना। चलो, एक बक्से की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है अपन को, इसका आयतन निकालना है। हमें दिया है कि लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 दिया है। तो लंबाई देखा मैंने, लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई को x मान लूं तो लंबाई 3x हो जाएगी और 8 ये है। इसका पार्श्व क्षेत्रफल देखो, जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही इसका हुआ। एक बक्सा एक घनाभ की तरह काम करेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ऊपर हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो टोटल सरफेस एरिया में आ जाता है। ये लेटरल सरफेस एरिया की बोल रहा है तो चारों तरफ की आ जाएंगे, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा नहीं आएगा। तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोलूं, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें क्या होता है देखो, एक ऊंचाई इंटू एक बार लंबाई से गुणा होगा यानी 3x, प्लस दूसरे तरफ की बात करें तो 8 इंटू 3x प्लस फिर 8 ऊंचाई से फिर किससे, चौड़ाई से गुणा होगा, फिर ऊंचाई से चौड़ाई से गुणा होगा यानी 8 इंटू x। हाँ, इसके सूत्र की बात करें तो उस तरीके से लिखते हैं जैसे भुजाएं ABC है तो 2a इंटू एच प्लस b इंटू एच, या मैं यूं कहूँ 2ah कॉमन ले लेते हैं, 2h कॉमन ले लूँ तो a प्लस b हो जाता है। ठीक है, ये भुजा हो जाती हैं AB यानी लंबाई चौड़ाई और h ऊंचाई हो जाती है। इस तरीके से आप सूत्र याद कर सकते हो। मैं एक एक स्टेप से समझा रहा हूँ कि एक एरिया, एक फलक का एरिया हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का, ये चौथे का, है ना। तो मैंने देखा 24 x हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ये 24x प्लस 24x प्लस 8 8 16x यानी टोटल हो जाएगा 64x।
ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 256। तो इसको मैं किसके बराबर कर देता हूँ, 256। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 64 का इसमें भाग दूंगा तो 6 चौक 24 यानी x बराबर 4 हो जाएगा। अगर x बराबर 4 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 3 12 और ये हो जाएगी 4। उसने क्या पूछा है, हमें आयतन पूछा है। तो आयतन के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे आयतन निकालना है हमें, आयतन की बात करें, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई क्या हो जाएगी 12 इंटू चौड़ाई 4 इंटू 8, है ना। क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 32 इंटू 12, 32 दाई 320 और 32 दूनी 64। तो क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है मीटर क्यूब, है ना। अगला एक बार फिर देख सकते हो आप कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी दे दी थी। हमें क्या होना पता चाहिए, घनाभ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2h इंटू a प्लस बी। तो या मैं यूं 2h लिखूं, या 2 इंटू 8 दूनी 16 और 3 1 4, है ना। तो 16 चौके 64x सीधा लिख सकते हो। अगर ये आपको पता है तो सीधा 64x बराबर 256, x बराबर 4 है तो x बराबर 4 है तो 12 इंटू 4 इंटू 8 यानी 384। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता होगा, है ना। सूत्र नहीं पता है तो फिर मैं इसलिए इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा है। नहीं तो सीधा सूत्र पता है कि कैसे किनको चारों भागों को आपको जोड़ना है ऊंचाई के से गुणा करके, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, लिखा हुआ है यदि बहुपद 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है, तब a का मान है, a का मान निकालना है। भाई समान शेष प्राप्त हो रहा है दोनों में, हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये x माइनस 2 से विभाजित है यानी x माइनस 2 को ये सेटिस्फाई करेगा, x माइनस 2 को सेटिस्फाई करेगा तो x माइनस 2 क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x बराबर 2 है, यानी x बराबर 2 मान अपन को रखना है इसमें। तो पहले समीकरण मैंने x बराबर 2 रखा, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू a, फिर लिखा है 3 इंटू 2 माइनस 5, क्योंकि x की जगह 5। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, बराबर 0 करूँ या इसका मान निकाल लूँ, क्योंकि दोनों को अपन को बराबर करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 0 कर देता हूँ, चलो 0 लेके चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों को बराबर कर, 8 दूनी 16, फिर क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 17 बराबर 0। एक समीकरण तो ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ पे x बराबर 2 इसमें रखूंगा तो आप देख सकते हो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस a बराबर 0। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 8 प्लस a बराबर 0। अब हम उसने कहा कि दोनों को समान शेष बच रहा है, तो ये जो शेष बच रहे हैं उन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो क्योंकि यही शेष बचते हैं तो 8 प्लस a बराबर 4a प्लस 17, है ना। तो क्या हो जाएगा 4a में से a गया तो 3a इक्वल टू 17 इधर आएगा तो 17 में से 8 माइनस 17 यानी a इक्वल टू 8 माइनस 17 a इक्वल टू माइनस 9, है ना। 3a इक्वल टू माइनस 9 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 3, है ना। उस समय ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब देखो x माइनस 2 से क्या होता है, ये अगर ये विभाजित हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करे क्योंकि यहाँ पे a है तो a के रूप में कुछ मान आएगा, तो उसके लिए क्या किया अपने, जो शेष बचा वो ये बचा और यहाँ से बचा वो ये बचा। उसने कहा समान शेष बचेगा, समान शेष बचेगा तो दोनों बराबर होगा, है ना। दोनों बराबर हुआ तो हमने क्या किया 4a प्लस 17 और 8 प्लस a को हमने यहाँ पे बराबर कर दिया, तो हमने देखा कि a बराबर क्या होगा माइनस 3 हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 4a प्लस 17 आ गया, यहाँ पे इनमें से मान रख के देख लो, 5 चौक 20 और 17 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 4 3 12 17 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 4 3 12 17 क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। 17 कितना हो जाएगा, इनको दोनों को चेक करना पड़ेगा, एक से नहीं काम चलेगा, 4 3 12 17 माइनस 5 बचेगा, फिर आप इसमें भी रखोगे माइनस 5 माइनस 3 तो प्लस के 5 बचेगा, फिर दोनों को जोड़ोगे तब सेटिस्फाई होगा, या फिर दोनों को जोड़ के तब सेटिस्फाई होगा, है ना। या फिर सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। सेटिस्फाई तो दोनों को ही करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा, है ना। अगला देखें, जैसे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 35 डिग्री है, कोण सी बराबर 65 डिग्री है और बीएसी का समद्विभाजक एडी डी पर बीसी से मिलता है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखो इस तरीके से त्रिभुज बना है,
थोड़ा बड़ा समझ में आएगा। जैसे ये है, ये AD का समद्विभाजक है ना, उसने कहा AD, तो ये BAC समद्विभाजक यानी कोण बराबर है ये वाले, ये है ना। अगर ये कितना दिया है 35 दिया है, ये 35 है ये कोण, और ये दिया है 65, ठीक है। और ये 35 65 कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10 यानी 80, यानी अब ये कितना बचेगा, फिर 40 बचेगा, और ये कितना बचेगा 40 बचेगा, यानी दोनों कितना बच जाएगा 40 और 40 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि BC से मिलता है D पर निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। आप ये बताओ, देखो कोई भी संख्या हो, जैसे कोण के अनुपात में होगा वैसे ही उसकी सामने वाली भुजा का अनुपात होगा, जो कोण का अनुपात होगा वही सामने वाली भुजा का अनुपात होगा। तो हमने देखा ये 65 है, ये 35 है ना। AD क्या होगी, AD ये 65 है, ये 40 है, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण 6 4 10 यानी ये 75। अब इस वाले की कोण की बात करें तो ये कितना होगा, 105 होगा कि नहीं होगा। मैंने पहला ऑप्शन देखा, AD बड़ा है CD से, बड़ा है BD से, तो AD क्या है, AD का मान क्या है, या तो कोण 65 है या कोण 35 है, तो या तो 65 होगा या 35 होगा। AD की बात, कोण B को मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा, कोण C के हिसाब से 65 होगा, तो 65 होगा, बड़ा है। CD क्या है, CD 40 के सामने वाला, ठीक है। फिर BD क्या है, BD है अपना 40। क्या अब 40 से 40 बड़ा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है पर ये वाला स्टेप सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अपन को देखना बेटर सेटिस्फाई कौन सा करेगा। AD का देखा मैंने, AD क्योंकि जो कोण बड़ा होगा तो उसकी भुजा भी बड़ा होगी, ठीक है। तो AD देखा, AD कितना है, वही 65 और 35, 65, 35। दूसरा उसने बोला ये वाला AD BD, और BD की बात कर रहा है तो BD कितना हो जाएगा, 35 + 105 यानी BD यानी 40, सॉरी BD यानी 40। BD अगर 40 है, अब बचा क्या है CD, तो CD क्या होगा, वही 40, तो वही 40 40 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा होना चाहिए, ये बराबर कह रहा है, यानी ये तो AD BD CD यानी दोनों को इधर उधर चेंज करके रख दिया BD CD को। अब तीसरा ऑप्शन देखा तो BD कितना है, BD 40 है, बड़ा है। अब देखो AD कितना है, AD में दो है, एक तो 65 है, एक 35 है, 65 है और एक 35 है। फिर उसने कहा क्या CD, तो CD कितना है, 40 है। अब देखो यहाँ से देखो, 40 से ये एक तरफ से ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इससे देखोगे तो ये तो बड़ा है, लेकिन ये इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला 35 से संबंध कर रहा है और ये वाला इससे संबंध कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। हाँ देखो ये दिया है, बहुपद दिया है आपको, GX द्वारा विभाजित करने पर भागफल। देखो इसको किसी GX द्वारा विभाजित कर रहे हैं, भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल ये है शेषफल ये है, तो GX बताओ। यानी भाज्य पूछा है अपन को, सॉरी भाजक पूछा है, भाज्य दिया है। तो इसमें होता क्या है कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य, है ना। तो हमारे पास भाज्य कितना दिया है, x⁴ प्लस 2x3 प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 इजिकल टू, अब देखो x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3, इससे gx से इंटू होगा, gx से इंटू होगा, प्लस शेषफल जोड़ा जाएगा 2x प्लस 3 जोड़ा जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 3 अगर जोड़ रहे हैं तो पहले इसको इसमें से घटा दूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x⁴ प्लस 2x3, इधर इसको 2x प्लस 3 को इधर ले आया मैं, प्लस 8x², अब ये 2 इधर आएगा तो यहाँ 10x बचेगा, अब 18 में से 3 जाएगा तो प्लस 15 बचेगा, तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू gx। अगर gx का मान निकालना है तो एक तो मैं इसका भाग दे दूं, x² प्लस 2x प्लस 3 का इसमें भाग दे दूं, या आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि भाई ऑप्शन से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है गुणा करने पर। x या 4 बचेगा,
ठीक है। फिर हमने देखा अगर मैं x से गुणा करूं इस तरीके से, चलो भाग दे के बता देता हूं इस क्वेश्चन में मैं इसको डिटेल में, बाकी आप ऑप्शन से गुणा करके चेक कर सकते हो कि x इसका गुणा करने पर इससे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका गुणा करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब मैं भाग दूंगा तो कैसे देते हैं कि x² + 2x + 3 = ये लिखा है, इसको मैं आपको भाग दे के ही बता देता हूँ कि भाग कैसे देना है। जैसे ये x² + 2x + 3 में मुझे भाग देना है, ठीक है, इसका देना है। देखो x⁴ + 2x3 + 8x² + 10x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, हाँ ये कितना था, 3 माइनस किया था यानी 60, 3 माइनस किया यानी 15 था, यानी 15 + 15 कितना हो जाएगा +15। अब मुझे इसमें भाग देना है। देखो तो भाग दूंगा तो ये करना चाहिए पूरा पूरा, तो अगर मुझे इसमें गुणा करना है तो मैं किसका करूंगा, x² यानी x² का गुणा करूंगा तभी यहाँ पे 4 आएगा। तो x² का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x⁴ + 2x³ + 3x², ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 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 इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x² + 10x + 15, ये शेष बचा। अब देखो अब हमें इसको गायब करना है, x² के स्टेप को गायब करूंगा तो कितने का गुणा करूंगा, फिर 5 का, +5 से गुणा किया मैंने तो क्या होगा 5x² + 10x + 15, यानी इसको माइनस करूंगा तो ये पूरा कट जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा x² + 5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी भाग देने पर क्या आएगा x² + 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जो भी प्रॉब्लम्स हो वो जरूर बताएं कि सर हमें इसमें ये प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसकी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व जरूर कराई जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलेंगी और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारी वीडियो पहुंच पाएगी कि सर इस एग्ज़ाम की एनालिसिस कराते हैं, जिससे कि मैं आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी आपको एनालिसिस कराऊंगा, जो भी एग्ज़ाम आएगा उनका प्रीवियस ईयर का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।